इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो जितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखोगे कि किस में सबसे ज़्यादा अनपेल्ड होगा। तो आपका जो D6 कॉन्फ़िगरेशन है 3D6, इसमें अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला बच्चे लोग, ये होगा 4, क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल होता है। उसको फिलअप करोगे इस तरीके से तो आपका अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन 4 दिख रहा है, तो ये सबसे हाईएस्ट होगा। बाकी में अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो D8 में 2 होने वाला है, D3 में 3 होगा और D7 में भी 3 होगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेल्ड होगा D6 में 4, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है कि किस ऑप्शन में सारे का D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन 3 है, 3 में से जिंक और कैडमियम दोनों का देखोगे तो नोबल गैस के बाद क्या होगा, इनका जो फिलअप होगा तो D10 होगा और आउटर मोस्ट में S2 होगा। यानी क्रोमियम जिंक का होता है 310 4s2 और कैडमियम का होगा, नोबल गैस इसमें यूज करते हैं क्रिप्टन, ये हो जाएगा 4d10 एंड हो जाएगा 5s2। जो 29 कॉपर है और सिल्वर होता है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू फुलफिल स्टेबिलिटी यहाँ पे जो होता है एक्सेप्शन होता है, और इसका कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1 होता है। एंड सिल्वर का होता है आपका क्रिप्टन 4d10 5s1 होगा। तो ड्यू टू फुलफिल स्टेबिलिटी क्या होता है कि S का जो इलेक्ट्रॉन है वो D के अंदर आ जाता है, और D जो 9 होना चाहिए था D10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हर एलिमेंट का D10 कॉन्फिगरेशन है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने कुछ आयंस दिया हुआ है और बोला है इसमें कौन कौन सा आयन का नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगा। तो ध्यान ना, जो आपका Sr+2 होता है ऑलरेडी नोबल गैस बिलोंग करेगा। जो Cgm+ होता है ऑलरेडी वो भी नोबल गैस है। इसका ध्यान देना, जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है उसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसका NH2 NP6 होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, आपका जो Yb+2 का कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो Yb+2 में देखोगे तो इसका आउटर मोस्ट में NH2 और NP6 से बिलोंग करेगा। इसका मतलब आपका जो Ye+2 वो भी नोबल गैस में काउंट करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, तो बाकी जो आयंस है नोबल गैस को मैच नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब स्ट्रोंशियम, Cgm एंड Yb+2। ठीक है, तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको सामने यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। तो ध्यान देना, जब भी हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो आपका रेडियस घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आउटरमोस्ट क्लाउड पर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको निकालना मुश्किल होगा। यानी इसका मतलब आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी आपका जो स्टेटमेंट यानी असर्शन जो है वो है इनकरेक्ट। रीजन जो बोला हुआ है, द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शिल्डिंग अक्रॉस द पीरियड। तो ध्यान देना, अलॉन्ग द पीरियड में आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली आपका रीजन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो आपका आउटर मोस्ट क्लाउड में अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो क्या होगा, आपका आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करना चाहिए। यानी आपका रीजन करेक्ट है बट असर्शन रॉन्ग है। इसका मतलब आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये होगा करेक्ट। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों एलिमेंट में से किसका फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, इन चारों एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड टेबल। तो आपके पास कार्बन होगा, उसके बगल में होता है नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन के पीछे होता है बोरोन, और बोरोन फैमिली के का पार्ट होता है अल्मोनियम, और उसके पास होता है यहाँ पे सिलिकॉन। तो ये इसका पोजीशन है पीरियड टेबल में। तो ध्यान देंगे, जब भी आप मूव करते हैं अलोंग द पीरियड में तो आपका आयनेशन एंथैल्पी बढ़ता है। तो कार्बन से नाइट्रोजन में आपका आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके अलावा क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड है तो उसका वैल्यू क्या होता है, फर्दर इंक्रीज करेगा। और जब भी डाउन द ग्रुप में मूव करते हो तो क्या होता है कि आपका जो आयनेशन एंथैल्पी है डिक्रीज करता है, मतलब नाइट्रोजन के बाद कार्बन का होगा। कार्बन से नीचे मूव करोगे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का वैल्यू और डिक्रीज करेगा। और चूंकि अल्मोनियम जो है वो सिलिकॉन के लेफ्ट साइड है तो वहाँ पे और डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो ऑर्डर होगा, नाइट्रोजन इनमें हाईएस्ट होगा, फिर कार्बन होगा, उसका सिलिकॉन होगा, फिर अल्मोनियम होगा। ये तो होगा ओवरऑल ऑर्डर। हमसे पूछा गया था इसमें हाईएस्ट कौन होगा, था हाईएस्ट होगा इसमें नाइट्रोजन, यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप,
तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होता है -349 के अराउंड होता है, और फ्लोरीन का होता है -333 होता है। तो यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट, यानी क्लोरीन का जो होता है हाईएस्ट होता है, नॉट फ्लोरीन। ठीक है, हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। ऑक्सीजन है द लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप। ध्यान ना, आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ग्रुप स्टेशन का यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, आप देखोगे सबसे जो कम वैल्यू होगा वो है ऑक्सीजन का। अपने ग्रुप में सबसे लिस्ट वैल्यू होता है ऑक्सीजन का, नेगेटिव वैल्यू होता है, यानी आपका स्टेटमेंट 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है सबसे लिस्ट होता है ऑक्सीजन का, यानी उसका नेगेटिव वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। तो 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका जो 4th ऑप्शन है ये होगा करेक्ट। तो बस चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने बोला गया है कि ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है। ध्यान ना, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और ये ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज इन हाई इलेक्ट्रोनेटिविटी इसका बिहेवियर क्या होगा, एनोमलस होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 4th होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है, तो आपके पास लिस्ट 1 में कुछ आयंस है और लिस्ट 2 में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ था। ध्यान देंगे, क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हो जाएगा आर्गन 3d4, यानी क्रोमियम +2 का d4, यानी ये मैच करेगा 3 के साथ। अब ये का 3 मैच सिर्फ ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 अपना करेक्ट हो चुका है। बाकी को हम चेक कर लेते हैं। तो Mn+ का हो जाएगा d5s1, यानी B का हो जाएगा 4, Ni+2 का हो जाएगा d8, यानी C का हो जाएगा 1, एंड B+ का हो जाएगा d3s1। तो ये था इसका कंप्लीट मैच। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस ऑफ N to P। तो N से P में रेडियस अच्छा खासा बढ़ता है, बट जैसे हम आर्सेनिक से बिस्मथ में मूव करते हैं तो रेडियस का इंक्रीमेंट क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो इसका रीजन है यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्सेनिक से एंटीमोनी में आपका D और F सबसेल आना चालू होता है, और D और F सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका शिल्डिंग क्या होता है, पुअर। जिनका पुअर शिल्डिंग कारण क्या होता है, आउटर मोस्ट क्लाउड पे अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज का इंक्रीज क्या होता है, स्लोली बढ़ेगा। यानी साइज क्या होता है, जिस रेट से बढ़ना चाहिए था उस रेट से इंक्रीज नहीं करता, यानी आपका जो असर्शन है करेक्ट है। बात करते हैं रीजन का, तो रीजन बोला गया है कि जैसे डाउन द रूप में मूव करते हैं तो आपका कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है डाउन द रूप में। तो आपको पता है कि डाउन द रूप में रेडियस क्या होगा, रेडियस कोवेलेंट हो या आयनिक हो, ये क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है आपके असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, दोनों सही है, बट रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा। मैं आपके सामने एक IUPAC नेम लिखा हुआ है अनअनियम, आपसे पूछा गया कि एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। ध्यान ना, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एटॉमिक नंबर होगा ये होगा 111, और 111 जो एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 11 को। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आप क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो आपका 111 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा Rn 5f14 6010 एंड 7s1। तो इसमें ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसमें आप S और D के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे तो 11 आएगा, इसका आंसर 11 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि along the period the chemical reactivity of the element gradually increases from the group 1 to 18। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, तो ग्रुप 1 से जब 18 में आप मूव करते हो तो आपको पता है कि 18 नोबल गैस है और जो 1 है अल्कली मेटल्स है। तो जैसे आप along the period मूव करते हो तो अल्कली मेटल मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, और नोबल गैस क्या होता है, इनर्ट एलिमेंट होता है। तो रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, यानी आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो होगा इनकरेक्ट। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक, ये करेक्ट है, एंड दैट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज एसिडिक, ये भी करेक्ट है, यानी आपका स्टेटमेंट 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों लोग मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनको बोला गया है उनके करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो ध्यान देना,
जो आर्गन होता है उसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू होता है +96, चूँकि ये नोबल गैस है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ब्रोमीन का जो वैल्यू होता है -325 होता है, एफ का वैल्यू होता है -333 और सल्फर का वैल्यू होता है नेगेटिव में 200। तो ध्यान देना आप लोग को फोकस करना है साइन के साथ, मतलब वैल्यूज को फोकस करना है साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो साइन के साथ फोकस करोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू होगा आपका आर्गन का, देन होगा सल्फर का, यानी साइन को इंक्लूड करके आप बताओगे कि कौन लार्ज है कौन स्मॉल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा फ्लोरीन, लार्जेस्ट होगा आर्गन। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी आर्गन, देन सल्फर, देन ब्रोमीन और लास्ट में होगा फ्लोरीन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ आपके पास 4 एलिमेंट दिया हुआ है, जहाँ पे 2 एलिमेंट जो है ए और बी सेम पीरियड में है, उसके नीचे का जो ग्रुप का एलिमेंट है सी और डी दिया हुआ है, और आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे ए और बी सेम पीरियड में है, और ए के नीचे सी है और सी के नीचे क्या है, डी है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया सब पे यहाँ पे डैश का सिंबल लगा हुआ, तो डैश हम लोग लगा लेते हैं। तो पहला बोला गया ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो ध्यान देना जैसे जैसे आप पीरियड मूव करते हो रेडियस क्या हो, घटता है, यानी बी और जैसे डाउन द ग्रुप पे मूव करते हो तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब ए और सी में से किसका रेडियस बड़ा होगा, तो सी का रेडियस बड़ा होगा। ए और बी में किसका रेडियस बड़ा होगा, तो बी का रेडियस बड़ा होगा। ठीक है, और सी और डी में आपका रेडियस बड़ा किसका होगा, सी का होगा। और डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो साइज का जो चेंज है वो ज़्यादा रैपिडली होता है, इसलिए जो डी होगा ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो साइज जो हो सबसे छोटा होगा बी का, बी से ए से डी और डी से फिर क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब पहला जो आपका स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई बी ए डी सी, ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट ध्यान देंगे ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। तो जैसे आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, तो अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है, और डाउन द रूट में क्या होता है, बढ़ता है। यानी कहीं ना कहीं ए रेडियस का ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो आपका बी और ए में मेटालिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, ए का, तो बी से बड़ा ए होगा। और डाउन द रूट में बढ़ेगा तो क्या होगा, डी और सी, ए और डी में से डी का ज़्यादा होगा। ठीक, और डी और सी में से फिर से ज़्यादा किसका होगा, सी का ज़्यादा होगा। यानी आपका जो ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर भी है उसका ऑप्शन भी क्या हुआ, करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं साइज ऑफ एलिमेंट। तो साइज ऑफ एलिमेंट हम लोग रेडियस से बताते हैं, तो जो रेडियस का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होना चाहिए था साइज ऑफ एलिमेंट का, बट आप देखोगे वो ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका जो साइज ऑफ एलिमेंट है ये आप इसको हटा सकते हो, यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला है ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो जो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर होगा वो आपके एटॉमिक रेडियाई से मैच करेगा, यानी सेम रेडियाई होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी आपका जो ए बी एंड डी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा 4th नंबर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके सामने बोला हुआ है कि इन केस ऑफ आइसोटोनिक स्पीसीज द साइज ऑफ फ्लोरीन माइनस नियन एंड Na+ इज अफेक्टेड बाय। तो ध्यान ना जब भी हम लोग बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, तो उसमें बेसिकली हम बात करते हैं जब साइज का, तो जो रेडियस होता है वो उनके जेड इफेक्टिव यानी जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो साइज इफेक्ट होगा वो होगा थ्रू न्यूक्लियर चार्ज, यानी ऑप्शन 3 क्या होगा आपके लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो आपके पास असर्शन क्या दिया हुआ है कि इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग वाइल Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ध्यान ना इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो ध्यान देंगे क्रोमियम +2 से +3 जाना चाहता है, तो हाँ जाना चाहेगा। इसका रीजन होता है, इसका 2 रीजन होता है कि क्रोमियम +2 जो होता है इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d4 होता है। क्योंकि इस जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है उसके लिए मीडियम क्या होता है, एक्वस होता है। एक्वस मीडियम में वाटर एज ए लिगेंड की तरह काम करता है, तो वाटर आपका लिगेंड होता है। इस लिगेंड के प्रेजेंस में आपका जो डी ऑर्बिटल है उसका स्प्लिटिंग होगा, तो क्रोमियम का जो डी ऑर्बिटल है 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, T2G और Eg फॉर्म में। तो ये आपका T2G लेवल है और ये आपका Eg लेवल है।
अब D4 जो होगा, D4 में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करोगे, तो जैसे ही आप क्रोमियम +2 से +3 में जाओगे तो आपका जो T2G लेवल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो T2G लेवल क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ T2G लेवल। बात समझ में आया। सेकेंड क्या होता है कि क्रोमियम +3 का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है +2 के रिस्पेक्ट में, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एक रीजन हो सकता है +2 से +3 आने का। ठीक है, तो ये 2 रीजन सपोर्ट करेगा। अब ध्यान देंगे, अब हम Mn पे फोकस करते हैं, तो Mn ध्यान देना, अगर Mn +3 से अगर हम +2 मूव करते हैं तो इसमें Mn +3 का होता है कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d4, और जब +2 में मूव करेगा तो हो जाएगा आर्गन 3d5, यानी इसका D सबसेल क्या होता है, हाफ फिल हो जाता है। तो इसका D सबसेल क्या होगा, इसका D सबसेल हाफ फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, Mn का +3 से +2 में मूव करना चाहता है, यानी आपका एसेशन जो है वो करेक्ट है। अगर हम रीजन का बात करते हैं तो रीजन में क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका जो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स सबसेल्स होता है, यानी ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये भी आपका रीजन जो है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है आपके असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यानी अपना जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन P एंड D ब्लॉक। तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि P ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं, बट D ब्लॉक जो होता है उसमें सिर्फ मेटल होता है, यानी इसमें नॉन मेटल होता नहीं है। इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट जो होगा ये होगा आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट मूव करता हूँ लोग सेकेंड स्टेटमेंट में। तो नॉन मेटल हैव हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। तो ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप मूव करते हैं लॉन्ग द पीरियड में तो आपका मेटल लेफ्ट साइड होता है, जैसे से आप राइट मूव करोगे तो आप मूव करते हो टुवर्ड्स P ब्लॉक, तो लेफ्ट साइड में होता है S ब्लॉक, फिर D ब्लॉक आता है, फिर P ब्लॉक आता है। तो नॉन मेटल्स P ब्लॉक में रहते हैं, और जैसे से आप राइट मूव करते हो तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपका मेटालिक कैरेक्टर घटेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट 2 होगा वो होगा करेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, 1 फॉल्स है, और 2 क्या है, 2 होगा करेक्ट। तो आपका जो सेट इस गिवन ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन है वो होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके सामने एलिमेंट नंबर 60 जिसका सिंबल ND है उसका आपका कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो ध्यान देना, 60 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा जेनन 4F4N6S2। आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है आपके ऑप्शन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है, तो क्वेश्चन बेसिकली आपका F ब्लॉक का है। तो अगर आप F ब्लॉक के टेबल को स्टडी करते हो NCERT में, तो वहाँ भी देखना आपका एलिमेंट नंबर 60 का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको पूरे लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ देते हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जा रहा है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है D ब्लॉक का सारे एलिमेंट का, लेंथेनाइट सीरीज का, एक्टिनाइट सीरीज का, सारे को आपको थॉरली देखना है, और जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस होते हैं उसको भी आपको याद कर लेना है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।